ये नाटक है आधुनिक यमलोक। 1997 में राज्यसभा के सदस्य और प्रसिद्ध हास्य कवि बाल कवि बैरागी जी ने इसका संस्था परिसर में मुहूर्त किया था और वर्ष 1997 में इसका पहला मंचन रविंद्र मंच जयपुर पर ही हुआ था। मैं बताना चाहूँगा कि हमारी संस्था त्रिवेणी कला संगम हमेशा ही नए कलाकारों को, नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका देती है और इसी सिलसिले में 1997 में पहली बार नए कलाकारों को लेकर इसका यहाँ प्रस्तुतिकरण किया गया। उसके बाद पूरे देश में इसके लगभग 1.5 दर्जन मंचीय प्रस्तुतिकरण अब तक हो चुके हैं। वहाँ कमाने ऑडिटोरियम दिल्ली, जोधपुर, भरतपुर, बड़ा नगला इटामड़ा, ऐसे कई स्थानों पर हम इसका मंचन कर चुके हैं। और विशेष बात यह है कि आज भी ये इसका जो मंचन है, इसमें ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपने जीवन में नाटक के क्षेत्र में कभी काम नहीं किया। तो हमारी संस्था का ये प्रयास रहा है कि कला और नाटक के क्षेत्र में नए से नए लोगों को जोड़ा जाए। 25 नवंबर से 25 दिसंबर तक मालवीय नगर जयपुर में संस्था की ओर से एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें केवल नाटक ही नहीं, संगीत, नृत्य, नाटक और निर्देशन, लोक कलाएँ, इन सभी का बच्चों को बारीकी से प्रशिक्षण प्रदान किया गया। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे बच्चों ने लगभग रात के 11-12 बजे तक इसकी रिहर्सल की है और ये सारे ही बच्चे हमारे हैं जो अच्छी स्कूलों में, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई बीए कर रहा है। और सबसे छोटा तो एक नया प्रयोग इस नाटक में किया गया है कि पहले हमने जब 2004 में इसमें 65 वर्ष के एक जो रिटायर्ड डिप्टी एसपी थे मेघराज जी रामावत जोधपुर के, उनको यमराज की भूमिका में उतारा था। और अब की बार अभिनव सक्सेना जो 9वीं क्लास के विद्यार्थी हैं, उनको मुख्य भूमिका में हमने उतारा है। ये काटा बड़ी मैडम इधर ही देख रही है। तू बड़ा डरपोक है रे उपकारी। क्या कर लेंगी बड़ी मैडम हमारा? ईमानदार हैं वे और हम तू तो जानता ही है कि यमराज जी से पहले से ही सेटिंग अपनी धरती पर। वो एक राज्य के मुख्यमंत्री थे और मैं एक अफसर था, अफसर। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि तू बड़ी मैडम से डरता क्यों नहीं। लेकिन भैया, मुझे तो बड़ी मैडम का अभी भी बहुत डर है। तू तो जानता ही है, मेरा प्रोबेशन पीरियड पूरा होने में अभी कुछ दिन बाकी है, फिर तो मैं भी रावण हो जाऊंगा, रावण। अरे रावण के बच्चे, क्या घटिया नाम ले लिया उस जमीन के एक छोटे से राक्षस का। क्यों भाई, रावण तो एक बहुत बड़ा राक्षस राजा था और आज भी प्रतिवर्ष जब कोई दुष्टता का कार्य करता है ना, तो उसे रावण की ही उपमा दी जाती है। अरे उपकारी, तू अभी नया नया आया है जमीन से। भैया, ये यमलोक है, यमलोक। और यहाँ का तेरे मेरे जैसा एक एक कर्मचारी कई सौ अधिक रावणों से गुणी और महाबली है। महाबलियों की जय हो। भाई लोगों, मैं एक ईमानदार और गरीब आदमी हूँ। भाई, आप लोगों ने मुझे नरक में बंद कर रखा है। बड़ी मैडम तो कह रही थी मुझे स्वर्ग मिलना था, फिर क्यों मुझे नरक में पटक रखा है? मुझ पर मेहरबानी करो और मुझे स्वर्ग में बता दो भैया। अच्छा, स्वर्ग में जाएगा? अरे उस दिन नहीं कहा था तुझे, जब तू पहले दिन यहाँ आया था, कि भैया हमारे यमराज मुख्यमंत्री थे जमीन पर, दस्तूरी दी तूने तब। कैसी दस्तूरी साहब? मैं तो तब भी नहीं समझा था और अब भी नहीं समझा। सब समझ जाएगा बच्चू, सब समझ जाएगा। पहले दिन तो तू कह रहा था मुझे स्वर्ग ही मिलेगा, स्वर्ग। मैंने जमीन पर कोई गलत काम ही नहीं किया, बड़ा ईमानदार था और मेरी फाइल साफ सुथरी थी। चल 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 ना। गुड मॉर्निंग बड़ी मैडम। ये जमीन का प्रसिद्ध जेब कतरा टाइगर है। इसने अपने पूरे जीवन में कोई अच्छा काम नहीं करा और हमेशा लोगों की जेबें काटी है। ये इसकी पत्रावली है बड़ी मैडम। ठीक है। जेब कतरा, बेईमान, हुर्रे! मिलेगा हमको माल। ये तो है अपना मेहमान। उपकारी जी। बड़ी मैडम, मैं लंच में जा रही हूँ। ये इसकी पत्रावली है, इसे संभाल कर रखना। मैं लंच से आके इसे साहब के सामने पेश करूंगी, अब वे ही इसका निर्णय लेंगे। जी बड़ी मैडम। किस्मती जी बड़ी मैडम। यह एक खतरनाक अपराधी टाइगर है, इसका ध्यान रखना कहीं भाग ना जाए। आप निश्चिंत होकर जाएं बड़ी मैडम। हाँ। हम हर चीज का ध्यान रखेंगे। कहो दोस्त, कैसे हो? घबराओ नहीं टाइगर, हम भी जेब कतरे ही हैं। जी, मैं कुछ समझा नहीं। देखो टाइगर,
जमीन पर तुमने इन लोगों की जेबें काटी हैं तो ये तो मानना ही पड़ेगा कि तुम इस कला में प्रवीण हो। अब तुम्हारी पत्रावली में ये सारी बातें साफ साफ लिखी हुई हैं। और अब लंच के बाद बड़ी मैडम पत्रावली साहब को पेश करेंगी। और तुम्हें नर्क मिलेगा, नर्क। सोचो तो, सुबह पड़ेंगे कोड़े, दिन भर चक्की पीसनी पड़ेगी और रात को काठ में दे दिए जाओगे। हाँ, तुम्हें स्वर्ग भी मिल सकता है। जी कैसे? मुझे पता था मेरे साथ न्याय जरूर होगा और आप लोग मुझे स्वर्ग में बचा देंगे। चल बे ईमानदार फटीचर, ये मुंह और मसूर की दाल। ये सब तो हम इस नए मेहमान से कह रहे थे। चल। अच्छा, मेरे से मतलब? अरे भाई, वही करना पड़ेगा जो तुम जमीन के थानेदार के साथ करते थे। जैसे? अरे जमीन का थानेदार यहाँ है हवलदार, समझ गए ना? अच्छा अच्छा, सब समझ अरे गए। नोट, तुम्हारे पास रुपए? ये तो बताओ भैया, ये रुपए तुम्हारे पास आए कहाँ से? अब आप लोगों से क्या छुपाना, आप तो अपनी ही बिरादरी के आदमी हो। ये नोट मैंने उस यमदूत की जेब काट के पार किया जो मुझे यहाँ लाया था। और तेरी की। लेकिन भैया, इससे क्या होगा? यहाँ पर तो परसेंटेज के हिसाब से चलता है। मतलब? भैया बड़े भोले हो, इसमें से 50% हिस्सा तो यमराज जी का होगा। अब तुम ही बताओ, 25-25 रुपए में हमारा क्या होगा? सही बात। अरे वाह मेरे हीरो, तुम तो बड़े काम के आदमी निकले। क्या कैसे? देखो टाइगर, जमीन पर तुम अपराधी गिरोह के लिए काम करते थे। हाँ। अब तुम यहाँ पर हमारे लिए काम करोगे। तुम रोजाना नहीं, सब लोगों की जेबें काटोगे और उससे प्राप्त राशि हमें दोगे। अच्छा, पर मुझे स्वर्ग तो मिल जाएगा ना? अरे भाई, बड़े भाई ने जो कह दिया वो लोहे की लकीर है। पर उन मैडम का क्या, बड़ी मैडम का क्या, जो बहुत ही ईमानदार और सिद्धांतवादी औरत बनती है? अरे तू चिंता क्यों करता है भाई, इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए हमारे पास अलग अलग तरह के कई नुस्खे हैं। जय यमराज जी की साहब लोगों। अरे आ गया आ गया, अरे आप मेरा भाई, आओ नेकीराम आओ, बड़े मौके पर आए भाई। उपकारी, टाइगर की फाइल तो लाना जा। वो अरे बड़ी, अरे यहाँ नहीं है, वो बड़ी मैडम गधे, वो बड़ी मैडम रखे गई है वहाँ से। समझ गया साहब, सब समझ गया। बताइए कौन कौन सी मोहरें बनवानी है। पुलिस स्टेशन। क्यों, क्या हुआ? बड़े भैया, जगह का नाम कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे नीचे थाना अधिकारी की मोहर लगी होगी, उसमें लिखा होगा जगह का नाम। नहीं आ रहा भैया, यहाँ भी समझ में, मोहर में नाम कुछ घिलमिल सा हो गया है। अरे भैया, तजुर्बेकार आदमी हूँ, यहाँ तक ऐसे ही थोड़ी पहुँचा हूँ। क्या मतलब? मतलब है साहब कि मैं मोहर ही इस तरह की बनाऊंगा कि उसमें जगह का नाम क्लियर आएगा ही नहीं। यानी कि हूबहू नकल। मान गए नेकीराम, तुम्हें मान गए। मानेंगे कैसे नहीं साहब। अबे यार, इसको ले मत जाना तू, कहीं हम लोग की मोहरें बना ले जाए। अब बोल क्या कहता है? हाँ सॉरी, मतलब है साहब कि हम, ओह सॉरी, मानेंगे कैसे नहीं साहब, जमीन पर भी सब लोग हमें ही मानते थे। फैशन कोर्ट के बाहर हमारी मोहर बनाने की ठड़ी थी। कई बड़े बड़े अफसर लोग मुझसे इस प्रकार की सेवाएं लेते थे। क्या बात है छोटे मियाँ, दिखने तो तुम बच्चे से लगते हो। भैया, बच्चे आजकल क्या क्या नहीं कर रहे। बच्चे हथियारों के बड़े बड़े कारखाने चला रहे हैं, बम बना रहे हैं, तो क्या मैं मोहर भी नहीं बना सकता? वाह भाई वाह, मान गए। अब इनसे क्या छुपा है, ये जमीन पर बड़े थाना अधिकारी थे। कई प्रकार की मोहरें बनवाई थी इनने मुझसे। कई बड़े बड़े जज और वकील लोग मुझसे इस प्रकार की सेवाएं लेते थे और मुंह मांगी कीमत मिलती थी मुझे। वे क्या बकवास कर रहा है? चल अपना काम कर तू। उपकारी, पढ़ना तो क्या लिखा है थानाधिकारी के इस पत्र में? भैया, इसमें लिखा है कि टाइगर इस इलाके का बहुत बड़ा जेब खतरा है और इसके खिलाफ विभिन्न थानों में सैकड़ों आपराधिक मामले दर्ज हैं। टाइगर ने यहाँ के नागरिकों का जीना दूभर कर रखा है। ऐसा कर, साहब की दराज में कुछ छपे हुए फार्म है, निकाल ला। भैया, ये तो एडवांस में ही मेरे पास है। अच्छा, अब इसमें नाम की जगह पर, खाली जगह पर टाइगर का नाम लिख दे। लिख दिया, टाइगर। अब इसे पढ़ो। प्रशंसा पत्र। मैं थाना अधिकारी टाइगर की सामाजिक सेवाओं और पुलिस प्रशासन को सहयोग देने के एवज में यह प्रशंसा पत्र जारी करता हूँ।
टाइगर इस शहर का एक बहुत ही शरीफ और ईमानदार व्यक्ति है। शहर के बदमाशों और जेब कतरों को पकड़वाने में एवं पुलिस की सहायता करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वाह भाई वाह, मोहर बन गई नेकीराम। हाँ साहब, इमरजेंसी केस में क्या देर लगती है। अरे वाह वाह वाह, वाह भाई, ले भाई उपकारी, लगा ठप्पार कर टाइगर का उद्धार। क्या बात है साहब, ऐसा करिश्मा तो कभी पृथ्वी पर भी नहीं देखा। मजा आ गया। अरे भाई, अरे यार इतनी देर हो गई और ये साले दफ्तरों में काम करने वाले भी आते ही नहीं रहे यार आजकल, है ना। मतलब ऐसे सबकी निकम्मे हो गए, शिकायत भगवान से करनी लेट आते हैं, तनख्वाह पूरी लेते हैं। कोई कहता है मुझे बस नहीं मिली, कोई क्या कहता है, और घर पे कोई काम करते हैं क्या, वो फालतू के बैठे रहते हैं। कोई कहने लगा साहब कपड़े नहीं मिले, अब उनको कपड़े प्रेस नहीं हुए। देखो तो सही, छोटे छोटे नौकर भी नहीं आते। आत्मा टाइगर हाजिर हो। जय यमराज जी के साहब लोगों। बड़ी मैडम, क्या केस है इनका? महाराज, इस आत्मा की पत्रावली के शुरू में एक ब्रीफ शीट लगा रखी है जिसमें लिखा है कि ये अपराधी धरती के एक प्रमुख शहर का बहुत ही खतरनाक मुजरिम और जेब कतरा था। इसके खिलाफ वहाँ के स्थानीय थानों में कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज है महाराज, और इस खतरनाक मुजरिम ने वहाँ के शरीफ और ईमानदार लोगों का जीना दूभर भी कर रखा है। बड़ी मैडम, आप जो कह रही है क्या वाकई सच है? जी महाराज। भाई देखने में तो बड़ा शरीफ लगता है। खैर, आपके पास कोई सबूत है इनके खिलाफ? जी महाराज, एक साधु महाराज इस बात के गवाह हैं। उन्हें गवाह के खटकारे में खड़ा किया जाए। आत्मा साधु हाजिर हो। जय सिया राम भाई, जय सिया राम। जय सिया राम भाई, जय सिया राम। जय सिया राम भाई, जय सिया। मैं इस गीता पर, गीता नहीं, इसका नाम यम ग्रंथ है साधु जी। मैं इस यम ग्रंथ पर हाथ रख के शपथ लेता हूं कि मैं जो कुछ कहूंगा सत्य कहूंगा और सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैंने इस आदमी को एक बार पिक्चर हॉल में किसी की जेब काट कर भागते हुए देखा था महाराज। महाराज, मेरी आपसे दरखास्त है कि इस तरह अदालत में हंसना अदालत की तौहीन है। मेरी अदालत से दरखास्त है कि ऐसे अनुशासनहीन आत्मा और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। भाई बड़ी मैडम, हंसी तो हमें भी आ रही है इन साधु महाराज की गवाही पर। भाई साधु महात्मा और पिक्चर, हीरो हीरोइन, जमने वाली बात नहीं है ये। कुछ लगता है रसिक मिजाज है साधु महाराज। क्षमा करें महाराज, हम जो कहते हैं सत्य वचन कहते हैं महाराज। सत्य वचन है। महाराज, ये अदालत है या कोई पिक्चर हॉल? गवाह को अपनी सफाई देने का मौका दिया जाए। हाँ तो साधु महाराज, क्या आप वाकई पिक्चर देखने गए थे? साथ में कौन थी महाराज? महाराज, मेरे साथ मेरा चेला सेवादास धार्मिक पिक्चर देखने गया था। जय श्री राम। होश की दवा करो साधु, ये यमराज की अदालत है। यहाँ और किसी की जय बोलने का अधिकार नहीं दिया जाता। हमारी हद में जय श्री यमराज कहा जाता है, समझे आप? बड़ी मैडम, इन पे अदालत की मानहानि का मुकदमा दायर किया जाए। अरे नहीं, इसे क्षमा करें प्रभु, ये आत्मा भी यहाँ के नियमों से वाकिफ नहीं है। ठीक है ठीक है, अभी पता चल जाता है कि आप वाकई पिक्चर देखने गए थे या नहीं। हवलदार जी महाराज। अभी इनके चेले सेवादार की गतिविधियां पता करो कि क्या उसे वाकई पिक्चर देखने का शौक है या नहीं। अभी करता हूँ महाराज, अभी कर लेता हूँ। वाह महाराज वाह, सब कुछ दिख रहा है महाराज। क्या दिख रहा है हवलदार? आंखों देखा हाल सुनाओ। महाराज एक पिक्चर हॉल दिखाई दे रहा है जिसके सामने गोल गोल सीढ़ियां हैं। 40-45 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर एक गोल बरामदा है जिसके अगल बगल में 2 टिकट खिड़कियां हैं
अब एक साधु वेशधारी किसी के साथ पिक्चर हॉल की सीढ़ियां चढ़ रहा है महाराज। मैं कह नहीं रहा था महाराज कि मेरा सेवादास मेरे आदर्शों पे चल रहा है, और जो मुझे धार्मिक पिक्चर देखने का शौक है महाराज, वो मेरे चेले को अब भी है। अब तो मान गए ना महाराज कि साधु महाराज की गवाही सच्ची है। वाह वाह, क्या खूबसूरती है महाराज। क्या दिख रहा है हवलदार? आंखों देखा हाल सुनाओ। महाराज, वो साधु वेशधारी घूमकर खड़े हो गए हैं, उनके साथ में एक चंद्रमुखी साध्वी भी है महाराज। चंद्रमुखी साध्वी? आज जल्दी बताओ हवलदार, आगे बताओ। हाँ महाराज, ऐसी सुंदरता न कभी देखी न सुनी। साध्वी है चंद्रमुखी, रंग चांदी सा, रूप चंदन सा, सिर से पैर तक जैसे सांचे में ढली हुई, नुकीली चिबुक, उठा भरा वाक्स, लाल पतले आधार, लंबी बाहें। जब वो चलती है महाराज तो लगता है सारी दुनिया डोल रही है। ला तो ला, ला मुझे दे दूरबीन, निर्णय तो मुझे ही करना है। वाह भाई वाह हवलदार, जी महाराज। अभी उस चंद्रमुखी साध्वी की आत्मा को हमारे दरबार में पेश करो, शीघ्र। महाराज मैं जाऊं? महाराज मैं चल भाई, तू क्या मैं बकरी की तरह। लेकिन महाराज, हम उसे अभी कैसे ला सकते हैं? उसके जीवन काल का समय अभी समाप्त नहीं हुआ है। याडा एक्ट के तहत बड़ी मैडम, याडा एक्ट, यमलोक न्याय व्यवस्था द्वारा बनाया गया एक्ट, याडा एक्ट। याडा एक्ट? ये कौन सा एक्ट है महाराज? धरती पे तो कभी इसके बारे में नहीं सुना। हाँ, ताड़ा एक्ट के बारे में जरूर सुना है। हवलदार जी महाराज। अभी इन सब नई आत्मा को याडा एक्ट के बारे में जानकारी दे दो। अभी दे देता हूं महाराज। भाई, याडा एक्ट का मतलब है यमलोक एक्ट फॉर डामाडोल आत्मा। आओ भैया तुम्हें बताएं महिमा याडा एक्ट की, शांति नियंत्रण हेतु व्यवस्था जो है यमलोक की। अरे जय हो याडा एक्ट, जय हो याडा एक्ट, बोलो जय हो याडा एक्ट। धरती पर कोई जीव करे उद्वेलित किसी पर जीव को, धरती पर कोई जीव करे उद्वेलित पर जीव को, क्राइम माना जाता ऐसा करता कोई जीव तो, क्राइम माना जाता ऐसा करता कोई जीव तो। डामाडोल करे मन को जो अपराधी होते हैं, इसीलिए जीवन रहते हम उसे बुला सकते हैं। बोलो जय श्री यमराज, जय श्री यमराज, जय श्री यमराज, जय श्री यमराज। धरती की वो साध्वी करती विचलित सेवा दास को, धरती की वो साध्वी करती विचलित सेवा दास को, इसीलिए यमराज बुलाते चंद्रमुखी महाराज को, इसीलिए यमराज बुलाते चंद्रमुखी महाराज को। जय हो याडा एक्ट, जय हो याडा एक्ट, बोलो जय हो याडा एक्ट, जय हो याडा एक्ट। गीता छोड़ चला वो मूर्ख पिक्चर हॉल को, भगवत भक्ति छोड़ चला वो मूर्ख पिक्चर हॉल को। मैं भी जाता था पिक्चर पर, छोड़ो ना भगवान को। अरे ये भी जाता था पिक्चर पर, छोड़ा ना भगवान को। काश यहाँ पहले आ जाता सेवा में मैं आपकी, काश यहाँ पहले आ जाता सेवा में ये आपकी। धन्य धन्य किस्मत थी भैया महिमा याडा एक्ट की। अरे जय हो याडा एक्ट, जय हो याडा एक्ट, बोलो जय हो श्री राम, जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, जय हो याडा एक्ट, जय श्री राम। इस एक्ट के तहत हम किसी भी आत्मा को उसके जीवन काल में रहते हुए यहाँ बुला सकते हैं। अब वो साध्वी चंद्रमुखी भी तो सेवादास के मन को डावाडोल करके उसे पथभ्रष्ट कर रही है, इसलिए महाराज उसे यहाँ बुला रहे हैं बड़ी मैडम। वाह वाह, पिक्चर हॉल के होर्डिंग पे क्या खूबसूरत तस्वीर लगी हुई है। महाराज, वो हमारे यहीं की एक अपराधी आत्मा की तस्वीर है। क्या कहा? हमारे यहाँ ऐसी ऐसी आत्माएं भी हैं। पहले उस आत्मा को हाजिर करें, शीघ्र। आत्मा सितारा देवी हाजिर हो। वाह वाह, काफी कुछ
कुछ होर्डिंग से मिलता जुलता है। नहीं महाराज, वह मेरी ही पिक्चर का एक सीन है। क्या कहा? आपकी ही पिक्चर है वो? हाँ महाराज, गोल्डन जुबली पिक्चर थी वो मेरी, द बर्निंग हार्ट। पर देखिए ना, वहाँ की घटिया व नासमझ सरकार ने उसे अडल्ट पिक्चर माना। काश ऐसी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक पिक्चरें हम यहाँ भी देख पाते। आप चिंता नहीं करें महाराज, अब हम यहाँ पर भी ऐसी पिक्चरें बना सकेंगे। अब हमारे पास पिक्चर की हीरोइन है और हीरो? वे क्या, और हीरो भी है महाराज। क्षमा करें महाराज, हम यहाँ पर न्याय करने के लिए एकत्र हुए या कोई पिक्चर बनाने के लिए? आप मुकदमे पर आइए महाराज, और इस टाइगर के अपराधों को मद्देनजर रखते हुए इसे नर्क की सजा दे। बड़ी मैडम, आप द्वारा पेश किया गया ये सबूत ये साधु झूठा व अय्याज साबित हुआ है। अतः पहले पाखंडी साधु का निर्णय करना जरूरी है। इसलिए साधु महाराज की झूठी गवाही देने, धरती पर अपने चेले सेवादास के साथ मादक पिक्चर देखने, भोली वाली किशोरियों को फुसलाने के जुर्म में हम इसे नरक की सजा देते हैं। चलो भैया। चलो मामला पक्का हुआ। महाराज, ये अपराधी टाइगर अपनी सजा से बच नहीं सकता। इस फाइल में थानाधिकारी की रिपोर्ट है जिसमें इस टाइगर के पूरे जुर्मों का पूरा चिट्ठा मौजूद है। मेरी आपसे दरखास्त है कि इन साक्ष्यों के आधार पर इसे नर्क की सजा दी जाए। बड़ी मैडम, इस फाइल में तो थानाधिकारी द्वारा प्रशंसा पत्र लगा हुआ है। अब आप स्वयं ही से सबके सामने पढ़कर सुनाए। हाँ हाँ सुनाइए सुनाइए बड़ी मैडम, रुकिए सुनाइए। प्रशंसा पत्र। मैं थानाधिकारी टाइगर की सामाजिक सेवा और पुलिस प्रशासन को सहयोग देने के एवज में ये प्रशंसा पत्र जारी करता हूँ। हाँ हाँ पढ़िए ना, पढ़िए पढ़िए। और तू डर मत रे, इधर आ जा। बड़ी मैडम से डरने की जरूरत नहीं है। टाइगर, तू हमारा आदमी है यार, ऐसा क्यों? टाइगर इस शहर का एक बहुत ही शरीफ और ईमानदार नागरिक है। शहर के जेब कतरों और बदमाशों को पकड़वाने में एवं पुलिस की सहायता करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बड़ी मैडम, अब तो साबित हो गया ना कि टाइगर कितना शरीफ आत्मा है। इसे से सम्मान स्वर्ग में ले जाया जाए। चले आगे चलो। जय यमराज जी की। आओ मेरे भाई आओ। नमस्कार बड़ी मैडम। दूसरा केस हाजिर किया जाए। महाराज, मेरी आपसे दरखास्त है कि भोलाराम के केस पर भी पुनर्विचार किया जाए। ठीक है, भोलाराम को हाजिर किया जाए। चल बे बोले, आजा। बोला बोला बोला। तो तुम ही हो भोलाराम? हाँ हुजूर, मैं ही बोला रहा हूँ। बड़ी मैडम, इसके जमीन पर किए गए कर्मों का लेखा जोखा हमें पढ़ के सुनाओ। अब इसका इंतजाम किया या नहीं भैया? स्वर्ग में जगह कम है, और यदि ये फालतू के आदमी स्वर्ग में चले गए ना तो इन वीआईपी लोगों को कैसे जगह मिल पाएगी भाई? आप चिंता ना करें बड़े भाई, हमने इन वीआईपीओ से जितनी भी रिश्वत ली है ना, उसका 50% हिस्सा पहले ही यमराज जी को पहुंचा दिया है। अब ये सारे बेईमान स्वर्ग में जाएंगे और सभी ईमानदार नरक में। महाराज, यह व्यक्ति जमीन का एक बहुत ही ईमानदार और कर्मठ जीव रहा है। इसने अपना पूरा जीवन गरीबी में काटा, सदा अपनी गृहस्थी को पालने में कोल्हू की बैल की तरह जुटा रहा। इसने साहूकार से कर्ज भी लिया, पर जीते जी उसका सूद ईमानदारी से चुकाता रहा। महाराज, पूरे गांव में इसके आज भी ईमानदारी के चर्चे हैं। मेरी अदालत से दरखास्त है कि ऐसे ईमानदार व्यक्ति को स्वर्ग में ही स्थान दिया जाए। बड़ी मैडम, आप भी कमाल करती हैं। हम स्वर्ग में उन्हें ही सीटें देते हैं जो इसके हकदार हैं। अतः हम भोलाराम को नरक में भेजने का आदेश देते हैं। दुहाई है महाराज, दुहाई है। मैंने धरती पे सदा ही कष्ट उठाए हैं, पर अपना ईमान कभी नहीं छोड़ा। हाँ महाराज, इसने धरती पर कभी सुख नहीं भोगा, अतः अब तो इसे स्वर्ग भोगने का अवसर मिलना चाहिए। बड़ी मैडम, हमारे रहते हुए किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं हो सकती। भोलाराम, अब तुम ही मेरी बात का जवाब देना। जी मैं हुजूर। तुम्हें ही अपने केस का निर्णय करने का हक देता हूँ। अब मान लो कि तुम्हें स्वर्ग दे देते हैं, तो तुम्हें कैसा लगेगा? मान लिया हुजूर, मान लिया। आप न्याय के पालक हैं। अब तुम्हें सब सुख सुविधाएं मिलती है, तो तुम्हें कैसा लगेगा भोलाराम? बहुत अच्छा लगेगा हुजूर, मेरी आत्मा को बहुत सुकून मिलेगा। अब मान लो कि किसी गलत पहलवी से तुम्हें ऐसा निर्णय मिले
कि तुम्हें स्वर्ग से निकालकर नरक में डाल दिया जाए, किसी सुख के बाद किसी दुख में तुम रह पाओगे भोलाराम? बहुत पीड़ा पहुंचेगी प्रभु। तो भाई ये लो भाई, भोलाराम ने खुद ने ही निर्णय कर दिया। जिस प्रकार किसी एक दुख सुख के बाद किसी दुख के कारण किसी की आत्मा को पीड़ा पहुंचती है और ऐसा निर्णय लेना अन्याय होता है, इसी प्रकार हमारे यहाँ ऐसी बहुत सी आत्माएं हैं जिन्होंने सदा ही सुख भोगा है, जिनको तनिक भी दुख का एहसास नहीं है। अतः हम भोलाराम को नरक में भेजते हैं। दुआ ही है महाराज, दुआ ही है। फिर वे काय की दुआई? आज ये तो जो है यमराज के आदेशों से नहीं मानता, महाराज के आदेशों का चलते हैं। अगली कार्रवाई शुरू की जाए। अभी करते हैं महाराज। आत्मा अगली- सितारा देवी हाजिर हो। क्या हुक्म है मेरे प्रभु? मेरे प्रभु, बड़ी मैडम क्या केस है इनका? महाराज, मैं क्या करूं, इन्होंने पहले उस टाइगर का केस रखवा दिया, इसलिए इनके केस में विलंब हो गया है। कौन टाइगर? कैसे टाइगर? महाराज वही टाइगर महाराज, वही। अच्छा अच्छा, वही समाज सेवी टाइगर। बड़ी मैडम, इनका केस जल्दी डिस्कस करो। प्रभु, यह इनकी पत्रावली है। इस फाइल में साफ साफ लिखा है कि ये सितारा देवी, जो शक्ल सूरत से भोली व मासूम लग रही है, एक गिरह राष्ट्रीय तस्करों की बहुत बड़ी एजेंट थी और देश में विदेशी ताकतों की घुसपैठ में इनका बहुत बड़ा हाथ था महाराज। लेकिन महाराज, ये धरती पर फिल्मों की एक बहुत ही सफल नायिका रही हैं। महाराज, इस तरह बीच में हस्तक्षेप करना अदालती अवमानना है। बड़ी मैडम, किसी भी मुजरिम को न्याय देने हेतु तथ्य व सबूतों का नजरअंदाजी करना न्याय का गला घोटना है। महाराज, ये तस्करों की एक बहुत बड़ी एजेंट थी, अतः एक फिल्म निर्माता ने इन्हें अपनी फिल्म में बहुत प्रमुख रोल दिया, जिससे इनकी फिल्म चल निकली महाराज। चल ही नहीं निकली महाराज, वे उस वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी और सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए मुझे राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी किया गया था। बड़ी मैडम, ये तो हमारे लिए गौरव की बात है। इतनी बड़ी महान हस्ती हम इसे नजदीक से देख पा रहे हैं। महाराज, पृथ्वी पर तो मेरे ऑटोग्राफ लेने वालों की लाइनें लगी रहती थी। ऑटोग्राफ? ना ना प्रभु ना, आप क्यों तकलीफ करेंगे ऑटोग्राफ की? आपको तो ऑटोग्राफ मैं रात को घर पर ही आके दे दूंगी। ठीक है ठीक है। हाँ, तो सभी साक्ष्यों व सबूतों को देखने के पश्चात अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि सितारा देवी जी, जो चोटी की हीरोइन है, नृत्य एवं संगीत में प्रवीण है, इन्हें स्वर्ग में स्थान देते हैं। लेकिन प्रभु, इन्हें नृत्य एवं संगीत तो आता ही नहीं है। बड़ी मैडम, इस फाइल में तो डबल एमए तक की डिग्रियां लगी हुई हैं। क्या ये सब जाली है? ये दुकानों में बिकती हैं? हाँ, हम आपकी प्रतिभा से प्रसन्न हुए देवी। मांगो जो मांगना है आपको। महाराज, मैं नृत्य संगीत एवं अभिनय में निपुण हूँ और अप्सरा से भी ज़्यादा सीनियर हूँ प्रभु। मुझे आपकी सभा में बस नृत्यकी के पद पे नियुक्त कर दीजिए महाराज। तथास्तु, आज से हम आपको अपने सभा में नृत्यकी के रूप में नियुक्त करते हैं। लेकिन प्रभु, इस प्रकार की नियुक्ति का तो कोई प्रावधान है ही नहीं। ऐसा कोई पद तो हमारी सभा में है ही नहीं महाराज। है नहीं तो क्या हुआ जनाब? हर चीज क्या शुरू में ही होती है? क्या नियम एवं कानून आदिकाल से ही बनकर अवतरित हुए हैं? वाह देवी वाह, क्या विवेचन किया है। डरे नहीं, हम आपको मौका देते हैं बोलने का। प्रभु, यदि वर्तमान नियम एवं कानून मौजूदा आवश्यकताओं एवं प्रचलित समाज के अनुकूल नहीं रहते हैं तो उनमें परिवर्तन किया जाना उचित होता है। नए नियम बनाने की एवं वर्तमान नियमों में संशोधन की आवश्यकता की मांग होती है तो ऐसा किया जाना ही धर्म एवं नीति के सम्मत है और यही सफल राजनीति है प्रभु। दैट्स ऑल। वाह 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 वाह। ऑर्डर। वाह देवी वाह, क्या राजनीतिक दिमाग पाया है आपने। बड़ी मैडम, इनका भी कोई केस है हमारे यहाँ? हाँ प्रभु, इनका भी केस है हमारे पास। तो इतनी बड़ी विदेशी का केस हमारा पहले क्यों नहीं आया? मैं क्या करूं महाराज, इन्होंने अपने से पहले ही सितारा देवी जी का केस रखवा दिया।
अच्छा अच्छा, अब जल्दी से ना केस डिस्कस करो। महाराज, यह धरती की एक खतरनाक दस्यु सुंदरी और खतरनाक किस्म की डकैत थी। इन्होंने सैकड़ों बेगुनाह लोगों की हत्या और असंख्य लोगों की लूटपाट की थी। कुछ राजनीतिक दलों ने मौके का फायदा उठाते हुए इन्हें संसद का टिकट दे दिया और ये विजयी होकर संसद में पहुंच गई। महाराज, मेरी चुनावी जीत एक रिकॉर्ड था, रिकॉर्ड। अच्छा, मैंने अपने प्रतिद्वंदी को 2 लाख वोटों से शिकस्त दी थी महाराज। वाह। महाराज, ये इंसान नहीं बल्कि एक खूनी भेड़िया है। मेरी आपसे दरखास्त है कि इसे भी नर्क में सजा दी जाए। बड़ी मैडम, देश की रक्षा वही कर सकता है जिसने कभी नजदीक से बुराई देखी हो। अपराधियों, बदमाशों व दुश्मन से रक्षा वही कर सकता है जो कभी अपराधी, बदमाश या किसी का दुश्मन रहा हो। लेकिन महाराज, ये खूनी है, डाकू है, अतः इसने अपनी बंदूक से सैकड़ों बेगुनाह लोगों की जानें भी ली हैं। पर बड़ी मैडम, ये इतनी बड़ी महाराज ऐसा करते हैं, इतनी बड़ी विदुषी, इतनी बड़ी बहादुर, आप क्यों नहीं इसे अपने लोक का रक्षा मंत्री बना देते हैं? आप कहें तो। सही है किस्मती, तथास्तु। आज से आपको सभी की सहसम्मति से आपको रक्षा मंत्री नियुक्त करते हैं। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। अब क्या हो किस्मती, मुझे बहुत चिंता हो रही है। कैसी चिंता महाराज, हमें बताइए ना। क्या कोई आक्रमण कर रहा है? मुझे बताइए प्रभु, मैं आपके लोक की रक्षा मंत्री हूँ। अभी सफाया कर देती हूँ सबका। प्रभु, ये हथियार पहले लोगों की जेबें काटने का काम आता था। आप आज्ञा करें तो किसी की गर्दन भी उड़ा सकता है। अबे साले, मेरे को ही चल। मेरे बहादुर शेरों और हितैषियों, आपके रहते हुए चिंता किस बात की? फिर क्या बात है महाराज? आज भगवान यमलोक का निरीक्षण करने वाले हैं, याद आ गई। और महाराज इस चिंता में हैं कि कहीं हमारा भांडा नहीं फूट जाए। कैसा भांडा किस्मती? आप तो जानती ही हैं कि हमने अपनी बुद्धि से आप सभी को स्वर्ग में स्थान दिया है। वो तो आपकी मेहरबानी है प्रभु। और इसी प्रकार से ऐसे ऐसे लोगों को नरक में भेजा है जो स्वर्ग के अधिकारी थे। हाँ महाराज, यह तो चिंता का ही विषय है। महाराज, यदि भगवान बेईमानों को स्वर्ग में एवं ईमानदारों को नरक में देखेंगे तो अपना भांडा फूटना तो स्वाभाविक ही है। और तो और